Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss regarding the provisions of arrest under the Criminal Procedure Code 1973. तो 1973 के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसके अकॉर्डिंग अरेस्ट के क्या क्या प्रोविजंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और शायद एक पार्ट में ना बने, तो ये जो प्रोविजंस हैं अरेस्ट के रिगार्डिंग उनको हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज जितना हो सकता है उतना आज आपको पढ़ा दूँ और जो भी रिमेनिंग होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम कि अगर अरेस्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उनमें हम इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं। देखिए जो भी मैं नोट्स आपको बताती हूँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है बहुत फ़ाइन अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको और वीडियोस देखने पड़ेंगे, बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेगी, बेयर एक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी फ़ाइन नॉलेज है वो एनरिच हो पाएगी। कई लोग कहते हैं कि बस आप कि इसको रीड करके आप उसे बता देते हैं कि एक्सप्लेन भी किया गया जी। देखिए एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगी, बट ये है कि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि टॉपिक टू टॉपिक जो है वो मेरे कवर हो जाए, ताकि जो बच्चे हैं जिनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं ना नोट्स छांटने में प्रॉब्लम होती है उनको हेल्प मिल जाए। तो फाइन नॉलेज के लिए देखिए आपको बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ेगा, किसी एक सोर्स से आप फाइन नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो आप और वीडियोस देखिए, और भी लॉ से रिलेटेड कई लोग वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मैं खुद भी देखती हूँ उनके वीडियोस। तो हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। जिनको बोलते हैं ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेयर एक्ट वगैरह समझने में, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बाकी चॉइस इज़ योर्स, आप देखिए कि आपको कहाँ पर अच्छा मैटर मिल रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा मैटर मिल रहा है आप वहाँ से जाके अच्छा मैटर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज के लिए किसी एक सोर्स पे हम लिमिट होके नहीं रह सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इंडियन लॉ में अगर हम बात करें तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 का, उसके चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 41 से सेक्शन 60 के बीच में आपके अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। बट एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अरेस्ट जो टर्म है इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। फाइन, अरेस्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस तो हैं बट अरेस्ट जो टर्म है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो बेसिकली अरेस्ट होता क्या है, इसको हम एक बोलते हैं लीगल डिक्शनरी की जो टर्म है उसमें समझ सकते हैं कि मतलब इसका होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लीगल डिक्शनरी बाय फार्लेक्स, अरेस्ट का मतलब होता है शेजर और फोर्सिबल रिस्ट्रेन, मतलब किसी को सीज़ कर देना, जैसे बोलते हैं ना किसी की प्रॉपर्टी सीज़ होनी है, सीज़ कर दी जाती है, बंधक बना ली जाती है, उसी तरीके से आपका किसी पर्सन को भी सीज़ किया जा सकता है। या फोर्सिबल रिस्ट्रेन मतलब किसी को फोर्सफुली कोई काम करने से रोकना, या बोलते नहीं है उसकी कोई एक्टिविटी को रोकना, या पूरी तरीके से उसको किसी काम से को ना करने दिया जाना, ये आपका अरेस्ट में आ सकता है। तो अरेस्ट का मतलब क्या है, सीजर और फोर्सिबल रिस्ट्रेन एन एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज और हर लिबर्टी। मतलब ये एक तरीके की ये जो है ये एक्टिविटी क्या होती है कि किसी पर्सन को उसकी जो लिबर्टी है उससे डिप्राइव कर देना, ठीक है ना, उसकी लिबर्टी से डिप्राइव कर देना, मतलब उसकी जो लिबर्टी की जो उसकी पावर है उसको क्या करना, रिस्ट्रेन कर देना। फाइन, उसको उससे उसकी लिबर्टी छीन लेना। द टेकिंग और कीपिंग ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी बाय लीगल अथॉरिटी स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू अ क्रिमिनल चार्ज। तो अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट का मतलब है आपका किसी भी पर्सन का सीजर या फोर्सिबल रिस्ट्रेन, ठीक है ना, ताकि उसको उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है उससे डिप्राइव किया जा सके, ठीक है ना, उससे उसको हीन किया जा सके, उसकी पर्सनल लिबर्टी से उससे छीन ली जाए, ठीक है। किसके ज़रिए, उसको कस्टडी में रखकर, ठीक है, किसी लीगल अथॉरिटी के ज़रिए उस पर्सन को कस्टडी में रखकर, स्पेशली अगर वो पर्सन क्रिमिनल चार्ज, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है तो। फाइन, तो ये आपका अरेस्ट आ जाएगा लीगल डिक्शनरी की सेंस में। वैसे टर्म अरेस्ट का मतलब होता है एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय द लीगल अथॉरिटी सो एज टू कॉज डेप्रीवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो अरेस्ट का मतलब क्या है आपका
एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का एप्रीहेंशन किसी लीगल अथॉरिटी के ज़रिए, ताकि उसको उसकी जो लिबर्टी है उससे डिप्राइव किया जा सके। फाइन। अगर आप किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अगर आप मान लीजिए कमरे में बंद कर देते हैं, उसे कहीं कुछ उसके हिसाब से काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी लिबर्टी आपसे छीन रहे हैं भाई। फाइन। तो दस आफ्टर अरेस्ट अ पर्सन लिबर्टी इज़ इन कंट्रोल ऑफ द अरेस्टर। तो इसका मतलब है कि अरेस्ट के बाद में किसी पर्सन की जो लिबर्टी होती है वो अरेस्टर, जो उसे अरेस्ट कर रहा है, उसके कंट्रोल में हो जाती है। क्रिमिनल लॉ जो है, in criminal law an arrest is an important tool for bringing an accused before the court and to prevent him from absconding। तो क्रिमिनल लॉ में अरेस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके ज़रिए मतलब जिसकी हेल्प से किसी पर्सन को, किसी एक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है और उसको एब्सकॉन्ड होने से, मतलब छुपने से, भागने से, ठीक है, प्रिवेंट किया जा सकता है। Hence, not every physical restraint can be termed as an arrest. An arrest of an individual comprises of taking the person into the custody of an authority empowered by the law for detaining the person to answer the criminal charges and to prevent the commission of a criminal offense। ये मैं एक साथ में पढ़ गई, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, तो चलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके समझते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी, किसी भी, देखिए, मतलब हर तरीके का फिजिकल रीस्ट्रेन जो होता है, हर तरीके का फिजिकल रीस्ट्रेन जो है उसको आप अरेस्ट नहीं कह सकते। अरेस्ट होता क्या है? अरेस्ट, किसी भी पर्सन का अरेस्ट जो है ना, वो क्या कंप्राइज करेगा कि किसी पर्सन को कस्टडी में लेना किसी ऐसी अथॉरिटी के ज़रिए जिसको लॉ ने एम्पावर किया है। मतलब लॉ के ज़रिए किसी अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है किसी पर्सन को कस्टडी में लेने के लिए, है ना, ताकि उस पर्सन को डिटेन किया जा सके, है ना, डिटेन किया जा सके। किस चीज़ के लिए? आंसर देने के लिए उन क्रिमिनल चार्जेस के जो कि उसके ऊपर लगाए गए हैं। फाइन। जो कि क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर लगाए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, ठीक है ना, उसको डिटेन किया जा सकता है किसी लीगल अथॉरिटी के ज़रिए। तो ये आपका अरेस्ट कहलाएगा। हु कैन अरेस्ट? अब सबसे पहले अरेस्ट कौन कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। अभी हम प्रोविजंस भी बताएंगे, बट मैं आपको जनरल सेंस में बता रही हूँ कि अरेस्ट जो है वो कोई पुलिस ऑफिसर, कोई मजिस्ट्रेट, कोई प्राइवेट पर्सन जो है आपके और मेरे जैसा, वो भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। एंड कैन ऑल्सो अरेस्ट एनी पर्सन, बट दी अरेस्ट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस मेंशन अंडर द CRPC। अरेस्ट कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, चाहे वो प्राइवेट पर्सन है, बट जो भी अरेस्ट किया जा रहा है वो आपका CRPC के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, CRPC के का जो CRPC में जो प्रोविजंस या प्रोसेस मेंशन किया गया है उसके ज़रिए ही होना चाहिए। फाइन। तो सेक्शन 45 जो है CRPC का ये आपको याद रखना है। CRPC का सेक्शन 45 जो है वो आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं ना, उनको अरेस्ट करने से क्या करता है? अरेस्ट करने के लिए रोक लगाता है। सेक्शन 45 जो है वो CRPC का सेक्शन 45 जो है वो क्या कहता है? वो एग्जेम्प्ट करता है आर्म फोर्सेस के मेंबर्स को फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। मतलब आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनको अरेस्ट होने से एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अगर उन आर्म फोर्सेस के लोगों ने कोई क्या है, जो मतलब जो भी एक्टिविटी की है वो अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज के लिए की है, मतलब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए किया गया है, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर। अगर गवर्नमेंट ने अपनी कंसर्न दे दी है, उनको अरेस्ट करने के लिए, तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। फाइन। अदरवाइज दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड इफ दे हैव डन एनीथिंग इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। तो ये हो गया आपका सेक्शन 45 की बात। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43। सेक्शन 43 के हिसाब से एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो आपका अरेस्ट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है ना। इट मीन्स कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को आपका क्या क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। फाइन। व्हेन द अरेस्टेड इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड टू बी एन ऑफेंडर, ठीक है, ऑफेंडर बाय द प्रोक्लेमिंग और by proclaiming or commits a non-bailable offense।
मतलब ये क्या कहता है कि कोई प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को आपका स्पेसिफिकली अरेस्ट कर सकता है अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, माने जैसे ए है, ए अरेस्ट करने वाला और बी जो है वो अरेस्ट होने वाला है, तो ए जो है वो बी को अरेस्ट कर सकता है अगर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है ना, और या फिर इसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया, नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है किसकी, अरेस्ट करने वाले की प्रेजेंस में। तो ये आपका सेक्शन 43 जो है वो अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन की बात करता है, ठीक है ना, कि कब वो किस सिचुएशन में प्राइवेट पर्सन जो है दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अब सेक्शन 44 जो है ना, देखिए 43, 44, 45 है ना। 43 प्राइवेट पर्सन किस तक कब आपका अरेस्ट कर सकता है, 44 बात करता है कि मजिस्ट्रेट जो है ना वो आपका कब अरेस्ट कर सकता है, और 45 जो है वो आपका एग्जेम्पशन की बात करता है कि जो आर्म फोर्सेस के जो पर्सन है ना उनको मिलता है कि अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में अगर कोई एक्ट करते हैं तो उसके लिए उनको क्या है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बट अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिल जाए या गवर्नमेंट की कंसर्न मिल जाए तब अरेस्ट किया जा सकता है। तो सेक्शन 44 क्या स्टेट करता है कि जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट जो है ना वो भी अरेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, मतलब वो किसी पर्सन को अरेस्ट करा सकते हैं बिना किसी वारंट के, बिना वारंट के अरेस्ट करवा सकते हैं किसी पर्सन को, ठीक है, करवा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं जनरली जो होते हैं ना, मतलब इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आपका जो मजिस्ट्रेट है वो एग्जीक्यूटिव है या फिर जुडिशियल मेंबर है ना, वो अरेस्ट कर सकता है मजिस्ट्रेट, चाहे एग्जीक्यूटिव मेंबर हो चाहे जुडिशियल मेंबर हो, आपका अरेस्ट कर सकता है। फाइन, तो ये आपका जनरल सा मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर की, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो आपके कब अरेस्ट करते हैं। देखिए इस टॉपिक में ना हम अभी इस हेड में अभी इसी को पढ़ेंगे ताकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। तो अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी का जो सेक्शन आपका 41 का क्लॉज 1 है, ठीक है ना, और सीआरपीसी और इसके साथ साथ में आपका जो सेक्शन 151 है वो बात करता है किसके बारे में, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है ना बिना विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 41 के क्लॉज 1 और सेक्शन 151 के अंडर। ये तो हो गया आपका कि बिना वारंट कब अरेस्ट कर सकता है। और दूसरी बात आती है कि वारंट के साथ में, मतलब जब एक पुलिस ऑफिसर को वारंट की ज़रूरत पड़ती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, वो किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, सेक्शन 72 से सेक्शन 74 तक ये मेंशन किया गया है। फाइन, ये तो हो गया आपका पुलिस ऑफिसर आपका वारंट और बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है ना वो आपका जो ऑफिसर इंचार्ज है, मतलब थाने का जो इंचार्ज होगा ना उसके रिटर्न ऑर्डर पे भी अरेस्ट कर सकता है, उसके रिटर्न ऑर्डर पे भी अरेस्ट कर सकता है, और ये मेंशन किया गया सेक्शन 55 एंड सेक्शन 157 में। फाइन, इसी के साथ में कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर जो है ना उस पर भी आप उसके ऑर्डर पर भी अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 44 के अंडर, ठीक है ना। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है किसी पर्सन में तो सेक्शन 42 के अंडर वो अरेस्ट कर सकता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 41 के क्लॉज 1 और सेक्शन 151 के अंडर। फाइन, और कोई पुलिस ऑफिसर मतलब वारंट के साथ में, मतलब उसको जब वारंट की ज़रूरत पड़ती है किसी को अरेस्ट करने के लिए तो वो मेंशन किया गया सेक्शन 72 से 74 ऑफ सीआरपीसी। ऑफिसर इंचार्ज के रिटर्न ऑर्डर पे जो अरेस्ट करेगा वो आपका मेंशन किया गया सेक्शन 55 एंड 157 में। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे जो अरेस्ट करेगा पुलिस ऑफिसर वो सेक्शन 44 पे, ठीक है ना। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वो सेक्शन 42 के सीआरपीसी के सेक्शन 42 के अंडर वो अरेस्ट कर सकता है। फाइन, कोई भी एक सुपीरियर ऑफिसर होता है ना, सुपीरियर ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी। फाइन, ऑफिसर इंचार्ज, अभी मैंने बताया था ना कि ऑफिसर इंचार्ज के रिटर्न ऑर्डर पे अरेस्ट करेंगे तो 55 एंड 157 सेक्शन, और अगर ऑफिसर इंचार्ज
पुलिस स्टेशन का खुद अरेस्ट कर सकता है तो वो है आपका सेक्शन 42 का क्लॉज 2 एंड 157 ऑफ CRPC। फाइन। अब बात करें हम अंडर सेक्शन 41, 42 एंड 151 कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। कौन कौन सी कंडीशन पे ये मेंशन किया गया है। फाइन। सेक्शन 41, 42 और 151 के अंडर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो कि बिना वारंट के अरेस्ट इन सेक्शंस के अंडर 41, 42 और 151 के अंडर कब अरेस्ट करेगा, जब वो ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना, जब पर्सन जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। फाइन। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है आइदर अंडर CRPC और अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से या CRPC के हिसाब से अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, साबित हुआ है कभी भी। फाइन। तीसरी कंडीशन क्या है कि हु हैज़ इन पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, मतलब मान लीजिए कि कोई किसी ने किसी चीज़ के ऊपर पोजेशन कर रखा है बिना किसी लॉफुल एक्सक्यूज़ या लॉफुल रीज़न के, ठीक है ना, या हाउस ब्रेकिंग वेपन वाला जो केस है, हाउस ब्रेकिंग वेपन वाला जो केस है उसमें उन केस में भी आपका बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है इन सेक्शंस के अंडर कोई पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कोई किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, ठीक है ना, कोई किसी के पास में किसी स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन है तो तभी भी उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन अगर किसी पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से, ठीक है ना, ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है या उसमें ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। साथ ही मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट्स टू एस्केप या एस्केप कर जाता है, मतलब या तो कोशिश करता है या भाग जाता है लॉफुल कस्टडी से, तो भी उसे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। फाइन। मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है वो रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन के किसी आर्म्ड फोर्सेस से डिजर्टेड है, ठीक है ना, सस्पेक्टेड है ऑफ बीइंग डिजर्टेड, है ना, तो भी उसको आपका क्या है, अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। फाइन। हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन एनी लॉ रिलेटिंग एक्स्ट्राडिशन। फाइन। अगर मान लीजिए कोई भी जो है वो कंसर्न्ड है मतलब किसी भी लॉ से जो कि आपका एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है, तो भी उसको बिना वारंट के आपका क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356 ऑफ CRPC। मान लीजिए सेक्शन जो आपका CRPC का सेक्शन 356 है ना, उसके सब सेक्शन 5 के अंडर अगर किसी ने किसी रूल का ब्रीच किया है, ठीक है ना, मतलब फॉलो नहीं किया उस रूल को, उस रूल की अवहेलना की है, ठीक है, तो उस केस में भी उसको बिना उसके वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अगर मान लीजिए किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कोई रिक्विजिशन भेजी है किसी पर्सन के लिए कि भाई इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो उस केस में भी आपका क्या है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। तो ये तो था हमारा अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। तो अभी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। हो सकता है इसके 2 या 3 वीडियो मुझे बनाने पड़े, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये आपका 19 मिनट का वीडियो हो गया। तो चलिए फिर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट देखिए, एक तो प्राइवेट पर्सन के ज़रिए होगा और एक आपका जो पुलिस ऑफिसर है या जो लीगल अथॉरिटी है उनके ज़रिए आपका अरेस्ट की बात करेंगे हम। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।